चलिए बेटा, तो यार हमने अपनी प्रीवियस क्लास में मनी मार्केट टॉपिक करा था, राइट। अब मनी मार्केट में आपको याद है मैंने दो चैप्टर्स करा दिए थे। चैप्टर नंबर 1 डिमांड फॉर मनी, जिसमें हमारी डिमांड फॉर मनी की अलग अलग थ्योरीज थी, और चैप्टर नंबर 2 विच इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैंने बताया मनी सप्लाई का फॉर्मूला होता है मॉनेटरी बेस इनटू मनी मल्टीप्लायर। फिर हमने देखा मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, तो उसके 3 फैक्टर थे। एक था आपका हाई पावर्ड मनी, एक था आपका रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो, एक था आपका करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, एक था आपका एक्सेस रिजर्व रेशोज, और इन सीडीआर आरडीआर ईआरआर से हम मनी मल्टीप्लायर निकालते हैं, राइट। तो ये दो चैप्टर्स के बाद हम आज चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, विच इज व्हाट, मॉनेटरी पॉलिसी। चैप्टर नंबर 3 इज व्हाट, मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा ये मॉनेटरी पॉलिसी सीए फाउंडेशन का लास्ट टॉपिक है और सीएमए का सेकंड लास्ट टॉपिक है, क्योंकि सीएमए फाउंडेशन में एक चैप्टर और एक्स्ट्रा है, राइट। अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए बिल्कुल आज ये लास्ट चैप्टर है, और ये चैप्टर आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से करा है, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने नहीं भी करा, क्योंकि मैं आपको सारी बातें बताऊंगा बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, तो आराम से सुनते रहना, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। आपने काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने पहले सुनी है, पहले करी है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप मेरे साथ साथ बेटा हेडिंग डालोगे, आज का हमारा सीए वालों को तो लास्ट टॉपिक है मनी मार्केट ही खत्म, इसके बाद हेडिंग डालेंगे बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। हेडिंग डालेंगे भाई सारे बच्चे, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब पहले आप ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों लाया गया। उसके लिए एक मेजर प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी में होती है, जो सीए वाले बच्चों को मैंने संडे ही क्लास में पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था संडे को, बिजनेस साइकिल, याद है बिजनेस साइकिल में पढ़ाया था। बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, एक्सपेंशन, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, है ना। अब सीएमए वाले बेटा कोई टेंशन मत लेना, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सीए वाले ज्यादा मत बोल देना कि सर हमने तो 4 पढ़े थे, अभी आप ये 2 बता रहे हो। बस जितना है यहाँ पे उतना ही बताएंगे, ताकि सीएमए वाले भी कनेक्ट कर पाए इजीली। अब सुनो बेटा, पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, आराम से पेन में रखो, अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना, पहले बहुत ध्यान से नंदनी समझना कि प्रॉब्लम क्या है। बेटा इकोनॉमी में ना, इकोनॉमी में कई बार मनी सप्लाई जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। मतलब मनी सप्लाई याद है आपको, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास कितना पैसा है, दैट इज मनी सप्लाई। अब ये मनी सप्लाई हो सकता है कि एक डिजायर्ड लेवल से ज्यादा हो जाए या एक डिजायर्ड लेवल से कम हो जाए। अगर देखो मनी सप्लाई, मान लो इकोनॉमी में 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और आपने 100 करोड़ ही पैसा मनी सर्कुलेट करा हुआ है, तो अच्छी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जितना इकोनॉमी में रिक्वायर्ड है हर बार आप एग्जैक्टली उतना ही कर पाओ। हो सकता है कई बार सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई क्या करते, ज्यादा। मेजरली सेंट्रल बैंक की बात करते हैं। अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। सर लोगों के पास पैसा हुआ है, बढ़िया मजा आएगा, सर सब कुछ खरीद लेंगे। बेटा मनी सप्लाई ज्यादा होना ना अच्छी बात भी नहीं है। मतलब आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपको लग रहा है भाई बढ़िया बात है सर, हम खरीद लेंगे जो खरीदना है, बट प्रॉब्लम समझो यार। अवनीश अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो बेटा लोग एग्रीगेट डिमांड भी क्या करेंगे, ज्यादा। अब जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होने लग जाएगी, तो बेटा उनके प्राइसेस क्या होने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। यानी कि कंट्री में क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन। तो आपको याद है ना लास्ट क्लास बताया था, एक्सपेंशन जब होता है तो एक्सपेंशन का ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सबके साथ साथ प्राइस भी तो बढ़ रहे हैं ना। क्या प्राइस बढ़ना गरीब आदमी के लिए अच्छी बात है, नहीं। तो याद रखना बेटा, अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो गई तो एज अ रिजल्ट दीपिका जी लोग डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा। डिमांड ज्यादा होने से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस भी क्या होंगे, ज्यादा। और इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का बढ़ना। केस नंबर 2, मान लीजिए अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है क्या है बेटा, कम, मतलब लोगों के पास पैसा क्या है, तो उस सिनेरियो में लोग डिमांड भी क्या करेंगे। अब जब गुड्स की डिमांड ही नहीं आ रही तो बेचने के लिए प्राइस क्या करना पड़ेगा,
एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन। यार आपने 12th क्लास में इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप पढ़ा हुआ है ना। ये डिमांड ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन होता है, डिमांड कम होती है तो डिफ्लेशन होता है। ठीक है नंदनी, कोई दिक्कत? अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन। पैसा कम है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिफ्लेशन। अब ये तो है प्रॉब्लम। ये क्या है दीपिका जी? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ओवर इन्फ्लेशन होना या ओवर डिफ्लेशन होना। ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए ना, एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज में। तो अगर ज्यादा इन्फ्लेशन होगा वो भी बेकार है, अगर ज्यादा डिफ्लेशन होगा तो वो भी। बेटा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग करते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल। क्या करते हैं? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। मतलब समझ गए क्या मतलब? नंदिनी जी अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है तो हम ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे मनी सप्लाई क्या हो? कम, ताकि हम इन्फ्लेशन से ओवरकम कर पाए, मतलब स्टॉप कर पाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। अगर मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई एंड गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसे स्टेप लेगा जिसमें वो मनी सप्लाई क्या कर पाए, ताकि हम डिफ्लेशन यानी रिसेशन को ओवरकम कर पाए। तो पॉइंट ये है कि आपको बस बैलेंस रखना है। क्या रखना है? अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो आप ऐसे मनी सप्लाई कंट्रोल करोगे, क्या करोगे? कम करोगे। अगर कम है तो ज्यादा करोगे। पॉइंट इतना सा है। अब इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। सॉल्यूशन समझ आ गया? एक बार रिपीट कराओ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड जो होता है मनी सप्लाई के बढ़ने या कम होने से। लेकिन इसका सॉल्यूशन है कि अगर हम मनी सप्लाई को क्या कर ले, अब इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मेरा बच्चा हम लोग दो तरीके के टूल्स यूज करते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के टूल्स यूज करते हैं सर। सर कौन से टूल्स है? बेटा एक होता है फिस्कल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी नहीं, फिस्कल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? हाँ रहमान कह रहा है फिजिकल पॉलिसी। तू फिजिकली बेटा तू गंदा इंसान है, कह रहा है फिजिकल और हंस रहा है बेशरम। रहमान भाई कौन सी पॉलिसी? फिजिकल। ये देखो फिजिकल बोला है। एक होती है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? अब शायद आप कनेक्ट कर पा रहे कि हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। मॉनेटरी पॉलिसी। सर ये फिस्कल पॉलिसी जो है क्या हमें ये नहीं पढ़नी? रहमान साइड हो गया, कह रहा सर ये तो मैं पढ़ना है मेरे को ये। तो बेटा आप टेंशन मत लेना, आपको ना ये दोनों पढ़ने हैं। बस पॉइंट ये है कि इस चैप्टर में अभी आपको क्या पढ़ना है? मॉनेटरी पढ़ना है इस चैप्टर में। बाकी जो ये आपका फिस्कल पॉलिसी है ये हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। और इसके लिए हम आपका जो आपका चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। क्या नाम है बेटा? पब्लिक फाइनेंस। जब आप बुक में निकालोगे तो उसका लास्ट 4 चैप्टर है, उसके अंदर लास्ट चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा पब्लिक फाइनेंस में इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी क्या होता है। बट पॉइंट समझ गए आप? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा तो दिक्कत वाली बात है। उसका सोल्यूशन है कि हमें मनी सप्लाई क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करने के कितने रास्ते? दो। एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं। जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन कंट्रोल करता है? उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? तो मतलब फिस्कल पॉलिसी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? पॉलिसी ऑफ। सर ये क्या करती है? अरे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, बट जब गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो हम यूज करते हैं फिस्कल पॉलिसी का। एंड मॉनेटरी पॉलिसी होता है जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आरबीआई। कौन लेगा? तो पॉइंट इतना सा है कि आदित्य आदर्श भाई हमें बस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अगर गवर्नमेंट कर रही है तो फिस्कल पॉलिसी यूज करते हैं, अगर सेंट्रल बैंक कर रहा है तो उसका नाम क्या है? हमने मॉनेटरी पॉलिसी दिया हुआ है। और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी टूल्स वूल्स हम पढ़ेंगे अच्छे से, बट याद रखना टेक्निकल पॉइंट इतना सा है कि फिस्कल पॉलिसी में मनी सप्लाई कंट्रोल कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब आप पढ़ोगे कैसे, तो बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट रिसीट्स। अपने रिसीट एंड एक्सपेंडिचर से करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बात की बात है। मेन आता है मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। कौन करता है? और वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है जो कि होते हैं, आपने पढ़े होंगे 12th में,
क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे क्या होते हैं बेटा? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। अभी ये क्या होते हैं नंदिनी, इनका यूज कैसे होता है? आपको बेटा कुछ नहीं याद रखना, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन के दो रास्ते हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों हमें पढ़ने हैं, अभी हमें मॉनेटरी पढ़ना है, अगले चैप्टर में हम फिस्कल पढ़ेंगे, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी में सेंट्रल बैंक सॉल्यूशन देता है, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कंट्रोल करता है। दैट्स इट। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई। अब आप इसे आराम से नोट करिए, फिर मैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताता हूं। अभी इतनी बात समझ आ गई ना अवनीश? मॉनेटरी पॉलिसी में कौन करता है बेटा? सेंट्रल बैंक। कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। चलिए, यार अगली बार इसे ना इस रूम में क्लास नहीं लेंगे यार, इसकी ना रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है। चलो भाई 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से नोट करो फटाफट। ठीक है नंदिनी जी, अब आपसे आज के बाद कोई मॉनेटरी पॉलिसी पूछे क्या होता है, तो आप बताओगे मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी है। किसकी पॉलिसी है? सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। किसकी पॉलिसी है? सेंट्रल बैंक, जिससे वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब क्या? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? और स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? ये वर्ड सारे याद रखना। इट इज द पॉलिसी यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक to control the economic fluctuations, that is inflation and deflation, and ensure price and economic stability. अभी मैं लिखवाऊंगा पूरी डेफिनेशन, डोंट वरी। बट खुशी जी, आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ आ गई क्या होती है। अब इसमें कंट्रोल करते कैसे हैं एग्जैक्टली वो हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, बट अभी तो आप ये नोट करो। नोटिंग डन? हेडिंग डालो बेटा, मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कोई ऐसा बच्चा है जो नोट कर रहा है अभी? नोटिंग ना? मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी लिखेंगे बेटा, पॉइंट नंबर 1 लिखना बेटा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया uses monetary policy to manage इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे क्या? जैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। टू मैनेज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, कॉमा, which means
that inflation is low and stable. अगर मैं बोलूं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में से कौन सा अच्छा है, तो बेटा देखो दोनों ही अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है इन्फ्लेशन होना एक स्टेबल तरीके से। स्टेबल एज इन अगर हर साल 4-5% का इन्फ्लेशन है तो एक एवरेज इन्फ्लेशन है जो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप बात करो 20%, अभी पाकिस्तान में रिसेंटली आप देख रहे थे 70% इन्फ्लेशन, 80% इन्फ्लेशन, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो इन्फ्लेशन अगर लोअर स्टेबल है, लोअर स्टेबल का मतलब क्या है कि जितना इंक्रीज इन इनकम है या तो उससे कम या उतना इंक्रीज इन प्राइस हो, तब तक एक्सेप्टेबल है इन्फ्लेशन। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन उससे ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, फिर वो गलती हो जाएगी। ठीक है मांशु भाई, क्लियर है? इसी में ही पॉइंट नंबर 2 लिख लेना बेटा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया conducts monetary policy by adjusting the money supply। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को एडजस्ट करते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है इसको छोड़ो, जब मैं बताऊंगा अपने आप आपको समझ आ जाएगा। नंदिनी जी कैसे करता है वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग आना भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पेपर में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पॉइंट नंबर 1, मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाता है? पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसके लिए। सेकंड, एंश्योर adequate flow of credit to productive sector। प्रोडक्टिव सेक्टर के पास जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके पास सफिशिएंट पैसा है ताकि वो प्रोडक्शन कर पाए, इकोनॉमी सही से चल पाए। इसको इंश्योर करना भी काम किसका? आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी से। अगर उसे लग रहा है कि प्रोडक्टिव सेक्टर के पास पैसा नहीं है या कम है तो वो एकदम से मनी सप्लाई क्या कर देगा? ज्यादा। ठीक है। थर्ड, sustaining a moderate structure of interest rates to encourage investor। ये इंश्योर करता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कैसे रहे? मॉडरेट। अंडरलाइन करते चलना, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ हो, दूसरा एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट रहे इकोनॉमी में, तीसरा इंटरेस्ट रेट मॉडरेट रहे। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो कोई लोन ही नहीं लेगा, और इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो बहुत ज्यादा लोन ले लेंगे, वो भी गलत है। तो मॉडरेट रहे। मॉनेटरी पॉलिसी का फोर्थ ऑब्जेक्टिव, क्रिएशन ऑफ efficient market for government securities।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए एक एफिशिएंट मार्केट हो। बेटा इसको प्यार से आपने पता है 12th में पढ़ा होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा था ऐसा कुछ आपने? हाँ अभी आएगा ये दोबारे, टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा क्या होता है। अभी आप इतना सब समझो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में इजीली सेल परचेज हो पाए, उसका ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 5, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का ऑब्जेक्टिव है डेट मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। डेट मैनेजमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी। अवनीश भाई पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो याद रखना पॉइंट नंबर 1 क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। सेकंड, एडिक्वेट फ्लो ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या रहे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कैसी मार्केट हो, डेट अच्छे से मैनेज हो, और लास्ट प्राइस क्या रहे, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे प्राइस कम हो, और कम हो रहा है तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे प्राइस बढ़े। दैट्स इट। तो ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्या कोई दिक्कत यहां तक? पक्की बात भाई? अब मैं मेन मुद्दे पे आगे बढ़ रहा हूं। चलो जी, अब हमारे टॉपिक का लास्ट हेडिंग। सर लास्ट हेडिंग, हाँ जी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आज की क्लास भी और शायद हो सकता है अगली क्लास भी। अगली क्लास थोड़ी सी हेडिंग डालेंगे बेटा, हेडिंग डालो। सेंट्रल बैंक controls the money supply using monetary policy. सेंट्रल बैंक कंट्रोल दी मनी सप्लाई यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। कह रहे हैं हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, किस पॉलिसी से? ये तो हमें ऑलरेडी पता है, पॉइंट है कैसे। अब अपने को ये पॉइंट निकालना है। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम, मना कर सकता है आपको कोई? एक सेकंड। हाँ जी बेटा शांत। हेडिंग डाली आपने? अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कौन सी पॉलिसी से? ये तो हमने को बताया, अब हम ये पढ़ने वाले कैसे कंट्रोल करता है। अब इस चीज के लिए आपकी बुक में ना यही हेडिंग पता कैसे देखिए, और करके लिखो, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। हेलो भाई, क्या हाल है विकास भाई? बढ़िया, बैठो। हेडिंग डालो बेटा, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ये आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है, ठीक है? एक्चुअली जो हेडिंग है वो मैंने ऊपर लिखवा दी, आपकी बुक में ही हेडिंग दी होगी। अब नंदिनी जी आपको पहली चीज क्या याद रखनी है, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी से, 3 इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। कितने इंस्ट्रूमेंट? अब आप कहोगे सर आपने तो ऊपर अभी कितने लिखवाए थे? 2, कौन कौन से? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी आपने 3 कर दिए। बेटा थर्ड वाला ना ये आपके लिए नया होगा, ये आपने 12th में नहीं पढ़ा, ये दो तो आपने 12th में पढ़े थे, थर्ड नया होगा। बट कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो सारे बताने हैं तो हम सारे लिखेंगे। आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड करो। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। सबसे पहला, हेडिंग डालना, नंबर 1 है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 1 है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड लिखो बेटा, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। बाहर भाई, बाहर 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 बैठो, जल्दी बाहर बाहर बाहर, ऑनलाइन ले लेना। थर्ड,
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये आपके लिए नया है, MSF, पर बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस नाम से लग रहा है आपको, बाकी सिंपल है एकदम। स्टेप बाय स्टेप आराम से चलेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा। नंदनी जी मैं आपके लिए फिर से बता दूं, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कौन सी पॉलिसी से? अब हम पढ़ने वाले कैसे, तो उसके 3 टूल होते हैं उसके पास। पहला टूल कौन सा है? इनका यूज करके वो जब चाहे मनी सप्लाई बढ़ा या कम कर सकता है। सेकंड कौन सा है? और थर्ड क्या है? MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब ये तीनों के तीनों हमें पढ़ने हैं, पर पहले मैं लिस्ट बताता हूं, इसके अंदर भी ना टूल्स होते हैं। जैसे अगर आप क्वांटिटेटिव में आओ, इसके अंदर लिखो बेटा नंबर ए, इसके अंदर क्या क्या आता है, आपने बचपन में पढ़ा है। सबसे पहले फटाफट लिखना, हाँ, रेपो रेट, फिर हम पढ़ेंगे क्या, बैंक रेट, फिर हम पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट, फिर हम पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशो, ये लास्ट क्लास पढ़ाया था, याद है, CRR। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बेटा अगर आपने 12th में पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा इट डजंट मैटर, मैं सारे पॉइंट एक एक करके बताऊंगा विद इंप्लीकेशन, टेंशन मत लेना। और लास्ट बेटा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक मिनट, ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रीजॉइन करो सेम लिंक से जल्दी। लिख लिए सारे इंस्ट्रूमेंट? अच्छा सेकंड आना क्वालिटेटिव पे, आराम से एक एक करके पढ़ेंगे सारे। पहला पहला होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन। सेकंड क्वालिटेटिव होता है बेटा मोरल स्विजन। और थर्ड होता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। बस MSF तो MSF ही होता है। क्या ये चार्ट आपका ऐसा बन गया? अब अवनीश पहला क्वेश्चन याद रखियो इसमें से, बेटा पहला क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है या इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव नहीं है। तो पहला तो आपको सारे याद होने चाहिए, ये क्वांटिटेटिव है ये क्वालिटेटिव है, क्लियर है? पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमेशा याद रखना सेंट्रल बैंक डिग्री और अमाउंट ऑफ फंड्स को फ्लक्चुएट करता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में वो फंड्स की क्वांटिटी चेंज करता है, फंड्स की, मतलब अगर 100 करोड़ लोन दे रहा है तो 120 देगा, 150 देगा या कम कर देगा, फंड्स की क्वांटिटी चेंज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहां डिग्री और अमाउंट ऑफ फंड्स में चेंज आ रहा है। क्वालिटेटिव में वो क्वांटिटी चेंज नहीं करता, फंड्स अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ ही रहेंगे, बस वो फंड्स की क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ फंड्स। क्या चेंज करेगा बेटा? यार क्या आपको याद है लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मैंने आपको पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा सर। जब मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड ने बताया था, रहमान भाई याद है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है? क्योंकि हमने सिर्फ डायरेक्शन बताई है, क्या बताइए? तो दिस इज अ क्वालिटेटिव लॉ। क्या ये मैंने बताया था? अच्छा तुमने डिमांड नहीं पढ़ा, सॉरी। क्या किसी बच्चे को याद है जिसने डिमांड पढ़ा है मेरे साथ? वहां पे लिखा होगा, आप नोट्स में चले जाना। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव लॉ, लॉ ऑफ डिमांड इज अ, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है। लेकिन जब मैंने आपको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
आप नोट्स में जाओगे पहली लाइन ही आपको दिखेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या निकालते थे कि प्राइस में कितना चेंज आने से डिमांड कितने चेंज होगी। अब यहां पे मैं बात करूं डायरेक्शन नहीं, यहां पे मैं बात करूं डिग्री की, किसकी, डिग्री या फिर अमाउंट ऑफ चेंज की। तभी इलास्टिसिटी कैसा कॉन्सेप्ट था, क्वांटिटेटिव। याद है अनन्या जी, याद होगा, होना तो चाहिए याद। बेटा ऐसा ही कुछ ही है। अब पेपर में आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बोलेगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, सुन लेना ध्यान से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें आरबीआई फंड्स की डिग्री और फंड्स के अमाउंट को चेंज करता है इज डैश क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से वाले, सेकंड, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आरबीआई फंड्स के डायरेक्शन को चेंज करता है। बस मतलब 100 करोड़ जो लोन जाना है तो 100 करोड़ ही जाएगा, लेकिन अगर उसे लग रहा है कि यार एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा प्राइस कम हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन ज्यादा नहीं लग जाएगा। समझ रहे हो, पैसा 100 करोड़ ही है बट डायरेक्शन बदल देगा, एग्रीकल्चर में ज्यादा बाकी जगह कम। या उसे लग रहा है एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा ग्रो हो गया रोको इसे, तो एग्रीकल्चर में लोन क्या कर देगा, कम, बाकी जगह लोन देने की क्वांटिटी फिक्स रखेगा, डायरेक्शन बदलेगा। क्या ये बात समझ आई। तो यहां पे पहले दो क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगे, इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है, कौन सा क्वालिटेटिव नहीं है। यहां पे डिग्री और अमाउंट ऑफ फंड्स फ्लक्चुएट होते हैं, वहां पे डायरेक्शन ऑफ फंड्स फ्लक्चुएट होते हैं। क्या ये वाली बात आपको समझ आती है। अभी नंदनी इनका मतलब क्या है हमें पढ़ना है, इनमें चेंज आने से मनी सप्लाई कैसे चेंज होता है वो भी हमें पढ़ना है। बट आप टेंशन मत लो, अभी आप बस इतना लिखो और इसके बाद हम जाते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब इसी की आगे डिस्कशन करते हैं। इतना लिखा आपने, यहां तक कोई डाउट, 100%। आगे बढ़ो बेटा। अब एक टेबल बनाना आप मेरे साथ, क्योंकि मुझे आपके एग्जाम को इजी बनाना है, नॉट डिफिकल्ट। तो पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं इसे याद कैसे रखना है। आई रिपीट, पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि पेपर के लिए से याद कैसे रखना है। लॉजिक्स एंड सब कुछ मैं समझाता चलूंगा, बस मैं ट्रिक बता रहा हूं याद ऐसे रखना है, तो याद ऐसे ही रखना, क्योंकि पेपर में आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब सुनो, टेबल बनाना बेटा, एक हाफ पेज है, हाफ पेज में बन जाएगा, हाफ पेज नहीं है तो प्लीज आप एक फ्रेश पेज ले लेना। एक पहला बनाओ मॉनेटरी पॉलिसी। पहला केस नंबर 1 जो है वो है अगर इन्फ्लेशन है, और केस नंबर 2 है अगर डिफ्लेशन है। आपको पेपर में देखना आपको कौन सा केस बोला है, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। भाई कोई दिक्कत, क्लियर एकदम। अब पहले डिफ्लेशन को हटाओ, इन्फ्लेशन को हटाओ, पहले मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट बताओ। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं, टोटल, उनके अंदर अंदर टोटल 3 तो है, उसके अंदर भी पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में 3 है और एक एमएसएफ है। अभी के लिए ना मैं सिर्फ वो लिखवाऊंगा जो पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया मैं कौन से करवा रहा हूं जो पेपर के लिए याद है, या आपको पेपर के लिए याद रखने कराऊंगा मैं सारे 10 के 10, लेकिन पहले मैं बता रहा हूं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे। तो आप पेपर के लिए पहले तो ये 6 याद रखना और एक ये फर्स्ट याद रखना, ठीक है। बाकी 1 2 और वो थर्ड, एमएसएफ भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं अलग से बताऊंगा। तो यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी की लिस्ट बना रहा हूं भाई, सारे इंस्ट्रूमेंट डाल रहा हूं। सबसे पहले लिखो बेटा रेपो रेट, सेकंड लिखना बैंक रेट, अभी आपको समझ आएगा हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ लिखते रहो बस। थर्ड लिखना रिवर्स रेपो रेट, फिर फोर्थ था क्या, कैश रिजर्व रेशो सीआरआर। नंदनी फिफ्थ क्या था बेटा, एसएलआर। और सिक्स क्या था बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और एक सेवेंथ अलग से लिख रहा हूं, अलग कलर से, क्यों ये वाला सेवेंथ अलग कलर से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव नहीं है, दैट इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन। सर बाकी सारे नहीं कराओगे क्या, बेटा बाकी भी कराऊंगा, लेकिन एग्जाम के लिए जो पहले इंपॉर्टेंट है उनकी शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूं आपके लिए, पेपर में कैसे याद रखना है।
इतना नोट करके आप पेन को छोड़ दीजिए। अब मुझे आपका 10 मिनट पूरा फोकस यहां पे चाहिए, 10 मिनट पूरा फोकस यहां पे चाहिए। पेन रख देना आराम से और पूरा फोकस यहां पे रखना। अवनीश भाई मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी है, ठीक है, सेंट्रल बैंक कर रहा है सब कुछ। केस नंबर 1 क्या है? इन्फ्लेशन। केस नंबर 1 क्या है बेटा? एक बात बताओ, अभी आपको चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था, इन्फ्लेशन हो रही है इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन हो रही है। अच्छा, इन्फ्लेशन हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है रहमान भाई? क्योंकि डिमांड, लोग इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा कर रहे हैं गुड्स की, तभी तो प्राइस बढ़ने लग गया ना। अब समझो ना बेटा, अगर आप सब लोग गुड्स की डिमांड, जैसे कोविड में सब सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड क्या कर रहे थे? ज्यादा। तो कोविड में सैनिटाइजर मास्क के प्राइसेस क्या होने लग गए थे? बढ़ने लगे थे। तो टेक्निकली अगर इन्फ्लेशन हो रही है, मैं उल्टा लेके जा रहा हूं, इसका मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं। प्राइस बढ़ रहे हैं क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, और डिमांड ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि टेक्निकली लोगों के पास मनी सप्लाई क्या है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि इन्फ्लेशन तब होती है जब मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी क्या है? ज्यादा। नन्नी को दिक्कत तो नहीं है ना? इन्फ्लेशन कब होती है? जब मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी क्या होती है बेटा? ज्यादा। ओके, तो ये तो हो गया कंक्लूजन। लेकिन अब ये तो हो गया जो है, अरे मुझे तो इसे ठीक करना है ना, सेंट्रल बैंक को तो इसे ठीक करना है ताकि वो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रख पाए। अगर वो इन्फ्लेशन चल रही है और हाथ पे हाथ रख के बैठ गया तो बेटा ऐसे तो प्राइस बढ़ते 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 कहां पहुंच जाएगा। तो जैसे सेंट्रल बैंक ने कहा अच्छा मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, अच्छा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है, अब सेंट्रल बैंक आया इंटरवीन करने, क्या करने, और उसने देखा अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन है कि मैं मनी सप्लाई क्या करूंगा? कम। बेटा ये इसका सॉल्यूशन है, क्या है? मनी सप्लाई ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है, इससे इन्फ्लेशन हो रही है। और सॉल्यूशन क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी से आपको मनी सप्लाई क्या करनी है? कम। मनी सप्लाई क्या करनी है? जब भी इन्फ्लेशन में, पूरा फोकस यहां पे नंदिनी जी सुनना ध्यान से, जब भी इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई ज्यादा है और आपको कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कम करना है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ेंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब आरबीआई का अच्छा कहेगा मनी सप्लाई कम है, एक काम कर सबको बढ़ा दे, मतलब अरे रेपो रेट इंक्रीज, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट लास्ट वाला भी। बस ये जो ओपन मार्केट है ना, इसमें ना इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, इसमें सेल परचेज होता है। तो अब याद रखना मनी सप्लाई को कम करने के लिए होता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज। क्या होता है बेटा? अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, सर क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? बेटा मैंने बताया ना, लॉजिक्स में दूंगा आराम से, अभी मैं बस क्या बता रहा हूं, एग्जाम में याद रखने की ट्रिक। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा सुन लो पहले, ऑब्वियसली इन सबका मीनिंग तो आएगा ही, वो तो आपको याद ही रखना है, भी बताऊंगा। पेपर में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एक इकोनॉमी है जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा होने से क्या होगा? इन्फ्लेशन। और डिमांड ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनी सप्लाई ऑलरेडी क्या है? ज्यादा। अब वो बोलेगा सेंट्रल बैंक को क्या स्टेप लेना चाहिए? याद रखना मनी सप्लाई ज्यादा है तो मतलब हमें ऐसा स्टेप लेना है जिससे मनी सप्लाई क्या हो? कम होनी चाहिए। और मैंने ट्रिक बता दी, कम करने के लिए सबको ऑप्शन नंबर ए दिया होगा कि रेपो रेट को कम कर दो। अबे मनी सप्लाई कम करना है तो रेपो रेट को बढ़ाएंगे ना, कम थोड़ी करेंगे, नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा बैंक रेट को कम कर दो। ऑप्शन नंबर सी होगा सीआरआर को कम कर दो, या ऑप्शन नंबर डी होगा सेल ऑफ सिक्योरिटीज कर दो। समझ आ रही है बात? तो पहले तो ट्रिक याद कर लो बेटा, इनका मीनिंग मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बस ट्रिक पहले याद कर लो। क्या ये वाली बात समझ आई? अच्छा दूसरी प्रॉब्लम पे आओ, केस नंबर 2। अब प्रॉब्लम है डिफ्लेशन। क्या है? डिफ्लेशन पे वापस आते हैं। बेटा डिफ्लेशन होती थी क्योंकि प्राइस कम हो रहे थे, क्योंकि डिमांड कम कर रहे थे लोग, और डिमांड कम हो रही थी क्योंकि लोगों के पास पैसा ही। बात समझ आ रही है? अब इस सिचुएशन में मनी सप्लाई कम है तभी तो डिफ्लेशन हो रही है। प्रॉब्लम है कि मनी सप्लाई कम हो रही है, तो आरबीआई आया, आरबीआई ने देखा अच्छा डिफ्लेशन हो रही है मतलब मनी सप्लाई लोगों के पास कम है, तो बेटा इसे ठीक करने के लिए आरबीआई को मनी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी।
और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए ट्रिक याद रखना, सबको क्या करना है, सबको कम कर दो, बस ओपन मार्केट में क्या करेंगे, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। नंदनी अभी कुछ भी नहीं समझाया, सिर्फ याद करवा रहा हूं बेटा, ट्रिक याद रखना। ट्रिक है तो आप 1 सेकंड में आंसर कर दोगे क्वेश्चन का, ये ट्रिक है। पहले ये टेबल आपके लिए बस एक शॉर्टकट है जिससे आपको सारे पॉइंट्स याद रहे। बाकी अभी एक एक करके मैं समझाऊंगा, लॉजिक दूंगा कि क्यों बढ़ा रहे क्यों कम कर रहे, परचेज सेल सब बताऊंगा। लेकिन पहले आप लॉजिक के अलावा पहले ये समझो कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्या अप्रोच रखनी है। अब पेपर में जब आपको आएगा, आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, आप ये थोड़ी हिसाब लगाते रहोगे कि अच्छा ये होता था, इसको बढ़ाएंगे, ये होगा। आपको तो सीधा 1 सेकंड में आंसर करना है ना, कि भाई मनी सप्लाई कम करनी है, तो जो भी ऑप्शन है उनमें वो ऑप्शन है जिसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। कम करने के लिए बढ़ाना है, इंक्रीज वाले को टिक करो। बस ओपन मार्केट में सेल परचेज चेक कर लेना, कोई दिक्कत, 100% पक्की बात। अब जल्दी से आप ये डायग्राम, ये टेबल बना लीजिए। अब इनको समझाने के बाद ये 6-7 पॉइंट जो भी समझाऊंगा मैं, 10 पॉइंट, हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा समाप्त। सर इतना छोटा, हाँ जी बेटा कुछ है ही नहीं, चैप्टर इजी पीजी है। जो पब्लिक फाइनेंस में फिस्कल पॉलिसी है वो भी 1 घंटे का चैप्टर है बस। विकास भाई थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा प्लीज अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार। अंकित, अंशु, औदर्या, गौरी, निखिल, निशा, संध्या, संजना, सुप्रिया, बेटा अगर कोई भी डाउट है प्लीज चैट पे बताइए, जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है आप सबको? नो सर, नो सर, ऑल क्लियर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। बना लिया टेबल, डन, करे स्टार्ट एक एक करके। अब ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, राइट वाला, राइट वाला। बेटा क्या आपको पहले दोनों पॉइंट भाई भाई दिख रहे हैं, चिंकू मिंकू, रेपो रेट, बैंक रेट एक जैसे दिख रहे हैं ना? अच्छा ये अलग हो गया, और सीआर और एसएलआर ये कैटेगरी के दिख रहे हैं। तो मैं ना ग्रुप्स में समझाऊंगा क्योंकि सिमिलर लॉजिक है। सबसे पहले हेडिंग डालो, पॉइंट नंबर 1, रेपो रेट एंड बैंक रेट। सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा, रेपो रेट एंड बैंक रेट, ठीक है जी। अब पेन रखो, और नंदनी जी स्पेशली आप पूरा फोकस यहाँ, विकास भाई पूरा फोकस यहाँ पे, जो नॉन इकोनॉमिक्स वाले थे उनका तो ज्यादा ध्यान यहाँ पे, बहुत इजी है। रेपो रेट, बैंक रेट, पेन रखो, पहले ध्यान से सुन लो। बेटा ये है कौन, कौन है, खुशी है, सॉरी बाल सही कर लूं। बेटा ये है खुशी जी, जो अभी सैड है। बेटा खुशी जी सैड है क्योंकि खुशी जी को चाहिए लोन। क्या चाहिए खुशी जी को? भाई इन्हें सिगरेट पीनी है, इनके पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने डिसाइड करा कि भाई एक काम करती हूँ, एचडीएफसी बैंक से लोन ले लेती हूँ। तो खुशी जी आप क्योंकि पब्लिक हो, तो अब बेटा आरबीआई के पास तो जाओगे नहीं, किसके पास जाओगे? कमर्शियल बैंक के पास। किसके पास? तो नन्नी ये पब्लिक है, और ये जाती है एचडीएफसी बैंक के पास। बहुत ध्यान से देखना, बेटा ये जाती है एचडीएफसी बैंक के पास, और कहती है कि एचडीएफसी बैंक मुझे आप लोन दे दीजिए 1 करोड़ का, मुझे सिगरेट पीनी है 1 करोड़ की, भाई पूरी दुकान लेनी है।
अब उस टाइम में ना प्रॉब्लम ये है कि एचडीएफसी बैंक के पास पैसे नहीं है बेटा। हो सकता है ना बैंक के पास अभी पैसे नहीं है, शॉर्टेज ऑफ फंड चल रही है। आपको याद है मैंने बताया था अगर कभी भी कमर्शियल बैंक को फंड्स की हेल्प चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। तो जैसे ही आया एचडीएफसी ने बोला खुशी काम कर बेटा, 1 मिनट रुक जा मैं आ रहा हूं। ये गया भाई तुरंत भाग के किसके पास? आरबीआई के पास। किसके पास गया? और इससे बोला भाई आरबीआई मेरे को जो है एक लोन चाहिए 1 करोड़ का। तो आरबीआई ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा तो काम ही लोन देना। तो आरबीआई ने इसको बेटा एक लोन दे दिया कितने का? 1 करोड़ का। ये तो रहा मतलब बेटा आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को लोन दे दिया कितने का? 1 करोड़ का। अब खुशी एक बात बताओ मुझे बेटा, ये लोन जो है खाली पॉकेट में देगा या इंटरेस्ट चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा भाई। कहेगा तू भाई कुछ चाचा का लड़का थोड़ी है मेरे। तो इसने बोला बेटा इंटरेस्ट देगा एट द रेट कितना? 3%। एचडीएफसी का ना ओके। अब एचडीएफसी के पास आ गए पैसे, वो गया किसको लोन देने? खुशी को। लेकिन वो अपना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। 3 लेगा, 3 से ज्यादा या 3 से कम? ज्यादा। अपना प्रॉफिट भी तो रखेगा। तो उसने कहा भाई मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 2% का है। तो टेक्निकली इसने जो है खुशी को ये लोन आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये लोन गया 1 करोड़ का खुशी के पास, और यहां पे इन भाई साहब ने इंटरेस्ट लिया एट द रेट 5%। कोई दिक्कत? बस भैया इनकी क्लास छोड़ रहा हो तब रख देना 2 बजे। 2 बजे 2 बजे। हाँ 2 बजे डन। अब सुनो भाई, डर गए तुम? डरते नहीं हो तुम मेरे से? डरा करो, बहुत मारूंगा। अब यहां पे कितने इंटरेस्ट रेट है? दो। दो दो इंटरेस्ट रेट है ना। एक इंटरेस्ट कितने का है? ये वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई ने चार्ज करा है फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई ने चार्ज करा है फ्रॉम दी। सेकेंड इंटरेस्ट रेट कौन सा है? ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कमर्शियल बैंक ने चार्ज करा है फ्रॉम दी पब्लिक। बेटा ये जो 3% वाला है ये क्या है? रेपो रेट। ये क्या है बेटा नंदनी? ये 3% क्या है? और ये 5% क्या है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। यही बैंक रेट है और यही रेपो रेट है। नंदनी रेपो रेट या बैंक रेट क्या होता है? इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। या मैं से बोलूं रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। एक ही तो बात है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक ने उधार लिया या जिस रेट पे सेंट्रल बैंक ने उधार, उसे रेपो और बैंक रेट बोलते हैं। अब नंदनी कहेगी सर रेपो बैंक एक ही है। बेटा देखो, अगर ये लोन आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, कौन से टर्म के लिए, तो फिर हम इसे बोलेंगे कि ये रेपो रेट है। कैसा रेट? शॉर्ट टर्म समझते हो ना, लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म लोन होता है लेस देन। और अगर ये लोन लॉन्ग टर्म लोन है मतलब मोर देन 1 ईयर, तो फिर हम इंटरेस्ट रेट को क्या कंसीडर करते हैं बेटा? बैंक रेट। क्या ये वाली बात समझ आ रही है बेटा? क्या ये बात आपको समझ आई? रेपो रेट बैंक रेट क्या होता है, क्लियर है नंदिनी जी? रेपो रेट और बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अगर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए तो रेपो रेट लगेगा, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए तो बैंक रेट लगेगा। क्या ये बात समझ आई? अब लॉजिक देखो, लॉजिक। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखो पहला सिचुएशन, अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये तो कंप्लीटली आरबीआई के हाथ में है कि वो कितना चार्ज करेगा। तो मान लीजिए अगर उसने रेपो या फिर बैंक रेट को बढ़ा दिया, ध्यान से सोच समझ के बताना एक एक बात। विकास अगर आरबीआई ने बोला भाई मैं तेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 नहीं दूंगा, अब मैं तेरे को 5 दूंगा, कितना दूंगा? 5% पे पैसा दूंगा, चाहिए तो बता। अगर आपने रेपो रेट या बैंक रेट बढ़ा दिया, इससे प्रॉब्लम पता है क्या होगी? इससे जो कमर्शियल बैंक है ना, कमर्शियल बैंक, एक बात बताओ, कमर्शियल बैंक की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी?
बढ़ जाएगी। बेटा बोरो करने की कॉस्ट क्या होगी? अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई तो क्या वो कॉस्ट खुद बियर करेगा या पब्लिक पे डालेगा? भाई वो कह रहा है 3 पे मिला 2 मार्जिन 5 पे दूंगा। अब 5 पे मिला 2 मार्जिन तो आगे कितने पे दूंगा? अगर रेपो बैंक रेट बढ़ा तो नंदनी कमर्शियल बैंक की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है किसके लिए? पब्लिक के लिए, वो भी। और बेटा अगर लोन लेने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है तो आप एक बात बताओ, जो पब्लिक है, पब्लिक जो है वो लोन्स के लिए एनकरेज होगी या डिस्करेज? डिस्करेज होगी। और अगर पब्लिक लोन लेने के लिए डिस्करेज होगी तो वो लोन कम लेंगी, यानी मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। और मनी सप्लाई कम कब करना होता है? इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में? तो यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या? तो टेक्निकली आप समझो ना, मैंने बोला इन्फ्लेशन के केस में आपको ये रेट क्या करने हैं, तो यही तो यहां पे लिखा था यार, इन्फ्लेशन के केस में रेपो रेट बैंक रेट सब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लॉजिक समझ आ रहा है आपको? लॉजिक समझ आ रहा है? इन्फ्लेशन में जब आप रेपो रेट बैंक रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दोगे, उसकी वजह से पब्लिक लोन लेने के लिए डिस्करेज होंगी और वो ज्यादा बोरोइंग नहीं करेगी। लोन नहीं लेगी तो क्या वो कार खरीदेगी, फोन्स, लैपटॉप्स कुछ भी नहीं खरीदेगी? जब वो परचेजेस डिमांड नहीं करेगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, प्राइस अपने आप कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है पीछे? अवनीश बेटा एकदम क्लियर है? पक्का? इसी का केस नंबर बी भी है। केस नंबर बी देखो ध्यान से, अगर आरबीआई ने रेपो या फिर बैंक रेट कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक की बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। कमर्शियल बैंक की बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। वो कहेगा क्या बात है भाई, बढ़िया है। जिसकी वजह से वो आगे इंटरेस्ट रेट जो पब्लिक को दे रहा है वो भी क्या करेगा? कम करेगा। जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो लोन्स के लिए क्या होगी? एनकरेज होगी। पब्लिक कहेगी अरे क्या बात है भाई, होम लोन पे इतना कम इंटरेस्ट मिल रहा है, कार लोन पे इतना कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो बेटा ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करेगी और मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से क्या होगा? डिफ्लेशन ठीक होगा। मतलब हम ओवरकम कर लेंगे किसको? रिसेशन या फिर डिफ्लेशन को। आई होप ये वाली बात समझ आ रही है। करेक्ट तो यही करना था ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, रिसेशन को ओवरकम करना था। तो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ रेपो रेट बैंक रेट। आई होप आपको पहले 2 पॉइंट समझ आ गए। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स इट डैश, शॉर्ट टर्म नीड्स रेपो। क्लियर है? ये टेबल बनाया था तुमने? ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर लो। एग्जाम्पल भी नोट करना। एग्जाम्पल नोट करने के बाद ना यहां पे लिख लेना रेपो रेट बैंक रेट की डेफिनेशन। अभी मैं लिखवाऊंगा और फिर ये ए और बी केस नोट करना। पहले एग्जाम्पल नोट करो, फिर मेरे साथ डेफिनेशन लिखो रेपो बैंक रेट की, उसके बाद दोनों केसेस नोट करेंगे, हमारा पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 डन हो जाएगा। लिखना बेटा, द रेट एट विच, अब लैंग्वेज वो दोनों तरीके से दे सकता है तो मैं दोनों लिखवा देता हूं। द रेट एट विच
कमर्शियल बैंक बोरोज मनी, या फिर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक बोरोज मनी, या फिर सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक या तो बोरो करता है सेंट्रल बैंक से, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, दोनों में से कुछ भी, कॉमा, फॉर अगर शॉर्ट टर्म नीड्स है, फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, तो हम इसे बोलेंगे रेपो रेट। लॉन्ग टर्म नीड्स है तो उस सिचुएशन में हम इसे बोलेंगे बैंक रेट। ठीक है, डन। नीचे वाले केस नहीं, डेफिनेशन लिख ली? अच्छा, नीचे वाले दोनों केस लिख लीजिए फिर आप। एक बस आज रिवर्स सेपरेट और करवा रहा हूं, उसके बाद अगली क्लास में चैप्टर खत्म करवा दूंगा। अगली क्लास मतलब फ्राइडे बोले तो इसकी लास्ट क्लास होगी, और बेटा संडे को, फ्राइडे को ये खत्म। संडे को सीए वाले बच्चे इंडियन इकोनॉमी के लिए आएंगे बेटा। किसके लिए? इंडियन इकोनॉमी। आपको याद है ना, मैंने बोला था बिजनेस साइकिल की तरह इंडियन इकोनॉमी भी संडे संडे कराऊंगा अलग से, या संडे को नेशनल इनकम करे। देखो, इंडियन इकोनॉमी के लिए कम से कम 2 संडे लगेंगे, एक अभी वाला और एक अगला वाला। नेशनल इनकम तो लगेगा, वो तो लंबा है बहुत। देखो इंडिया, मैं ये सोच रहा हूं, अगर देखो मैंने संडे को इंडियन इकोनॉमी कराया तो मैं ऐसे रखूंगा कि मंडे से नेशनल इनकम चलेगा एक एंड पे, और संडे संडे इंडियन इकोनॉमी चलेगा अलग से। इंडियन इकोनॉमी ना, उसके नोट्स आप पीछे से स्टार्ट करना, समझ गए? तो पीछे से इंडियन इकोनॉमी चलेगा और एक नेशनल इनकम चलता रहेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी संडे को ही सही है भाई। 3-4 घंटे लगाओ एक बारी और निपटा दो। 3-3 घंटे लगेंगे अगर, तो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। 10 नंबर का आता है पेपर में। मतलब अगली क्लास तो सीएमए वालों की भाई लास्ट ही क्लास होगी, उसके बाद आपके छोटे छोटे टॉपिक्स जो बचे वो मैं अलग से कराऊंगा सेपरेट क्लास में। शायद हो सकता है संडे को तुम्हें भी बुला ही लूं 1-2 घंटे के लिए, बता दूंगा जो भी है। सीए वाले तो पक्का रखना अपना, इंडियन इकोनॉमी संडे को। हाँ जी, सॉरी। हाँ हाँ, हर्षित भाई आप प्लीज वो गेट खोल दो यार। यार एकदम से गर्मी हो गई ना, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। एक तो यहाँ पे धूप आ रही है ना इस विंडोज में, तो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा लग जाता है। चेयर रख दे भाई, चेयर रख दे। बेटा हो गया डन। पॉइंट नंबर 1 और 2 था ये, पॉइंट नंबर 1 और 2, रेपो भी हो गया, बैंक भी हो गया। अब लिस्ट में आओ, रेपो बैंक के बाद अगला क्या है? रिवर्स रेपो रेट। तो हेडिंग डालो पॉइंट नंबर 2 या 3, जो भी आपको डालनी है। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वह है रिवर्स रेपो रेट। अब थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी नहीं है विकास भाई, नाम से पता लग रहा है। देखो रेपो रेट का क्या है ये? रिवर्स। नंदनी, रेपो रेट का क्या है? अबे रेपो रेट क्या होता था? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक उधार लेता था। अब इस सिनेरियो में कमर्शियल बैंक जिस रेट पे उधार, लेकिन प्रॉब्लम ये ना, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को उधार देगा, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा।
जैसे आप अपने पापा से पैसे लोगे, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपके पापा आपसे उधार लेंगे, ये सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। तो हम ना इसे क्या बोलते हैं, देखो मान लीजिए यहां पे HDFC बैंक है, ऐसा होता है बेटा एक्चुअल में, ठीक है। ये हमारा HDFC बैंक है दोबारा से। अब HDFC बैंक के पास पड़ा है सरप्लस फंड। क्या पड़ा है? पहले बता रहा हूं ये लोन नहीं है। कई बच्चे सोच रहे लोन दे रहा है आरबीआई को, ना आरबीआई को कौन लोन देगा भाई, खुद छाप देगा पैसे। अब HDFC के पास पड़ा है सरप्लस फंड। सरप्लस फंड मतलब बेटा लोगों ने इसके पास पैसे डिपॉजिट करे, इसने जितना लोन देना चाह दे दिया। अब ये वो पैसा है जो कोई भी लोन में नहीं ले रहा, अब ये पैसा इसके पास रखा हुआ है। अब अगर ये पैसा इसके पास रखा रहेगा तो क्या ये ग्रो होगा? तो आरबीआई एक फैसिलिटी देता है, कहते हैं अगर कोई भी कमर्शियल बैंक के पास कोई भी सरप्लस फंड पड़ा है तो वो सारा सरप्लस फंड जो है वो किसके पास डिपॉजिट करवा सकता है? आरबीआई। बेटा एक नॉर्मल डिपॉजिट है, जब आपको चाहिए वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी टाइम पीरियड फिक्स होगा उसके लिए आरबीआई के पास। अब एक बात बताओ, जब आरबीआई पैसे दे रहा था तो फ्री में दे रहा था, 3% चार्ज कर रहा था। तो HDFC कहेगा भाई जब तू मुझे पैसे दे रहा है तू तो मेरे से बड़े इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, अब यार मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं तो मुझे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो बोलेगा हाँ भाई बता कितना चाहिए देखो, तो वो बोलेगा भाई मुझे इंटरेस्ट रेट चाहिए, लेट्स अज्यूम आरबीआई ने बोला मैं आपको इंटरेस्ट रेट दूंगा, अरे यार लेट्स अज्यूम 3%, ठीक है। वैसे 3 होता नहीं है, ये रेपो जो होता है ना, रेपो से कम होता है। वो जब चार्ज करेगा आरबीआई इंटरेस्ट तो ज्यादा चार्ज करेगा, लेकिन जब इंटरेस्ट देगा तो कहेगा उतना नहीं दूंगा भाई, मैं कम दूंगा। तो जनरली ये रेपो से कम होता है, बट हम एग्जाम्पल में 3 ही ले लेते हैं। तो आरबीआई ने कहा मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा @ 3%, ठीक है बेटा। इस इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जो कमर्शियल बैंक रिसीव करता है। क्या करता है? आप याद करो, रेपो रेट और बैंक रेट कमर्शियल बैंक पे कर रहे थे, ये क्या करता है कमर्शियल बैंक? तो ये कमर्शियल बैंक रिसीव करता है क्योंकि उसने आरबीआई के पास अपने क्या रखा है? सरप्लस फंड। और याद रखना ये फंड्स हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए रखे जाएंगे, तभी रिवर्स रेपो रेट है। अब अवनीश भाई आप ये मत बोलना सर अगर लॉन्ग टर्म के लिए रख दिए तो वो बन जाएगा क्या? रिवर्स बैंक रेट। ऐसा कुछ नहीं होता, रिवर्स बैंक रेट नहीं होता। आरबीआई कभी भी 12 महीने से ज्यादा ये फंड अपने पास नहीं रखता। क्लियर? अब लॉजिक बता दो, देखो लॉजिक समझो, ध्यान से सुनना, ध्यान से पेन रखो, 1 मिनट पहले सुनो। अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, उसने बोला 3 नहीं भाई मैं तुझे दूंगा 10%, कितना परसेंट? भाई HDFC पागल हो जाएगा। HDFC कहेगा मैं पब्लिक को आग लगाओ, पब्लिक को मैं लोन दूंगा, वो मुझे 8% दे रहे हैं, फिर भाई साहब वो डिफॉल्ट करते रहते हैं, उनके घर पे जाना पड़ता है EMI मांगने, पैसे ही नहीं देते, रुला देते हैं। इससे अच्छा, पब्लिक से अच्छा मैं सारा पैसा किसको दे दूं? आरबीआई को। हर महीने स्टेबल इंटरेस्ट मिलेगा, कोई डिफॉल्ट ही नहीं, हो नहीं सकता आरबीआई का डिफॉल्ट। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो पता है क्या होगा? कमर्शियल बैंक जो है ना, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास सरप्लस फंड डिपॉजिट ज्यादा कराएगा या कम? ज्यादा। वो कहेगा भाई अबे हटाओ, कहेगा लोन ही मत दो, सारा पैसा आरबीआई को ही दो, डिपॉजिट करा दो। अगर वो ज्यादा सरप्लस फंड डिपॉजिट करवा रहा है तो टेक्निकली उसकी लेंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? लेंडिंग कैप, लोन क्या दे पाएगा? कम, क्योंकि वो कहेगा ना ज्यादा फेवर में आरबीआई को देता हूं, जितना पैसा आरबीआई को देना है सारा दे दिया, उसके बाद अगर कुछ बचा तो मैं लोन दूंगा। और बेटा अगर लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई उसकी तो टेक्निकली मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? यानी कि ये कब करना चाहिए? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तभी तो बताया ना इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई कम करनी है, इसीलिए रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दो? ज्यादा। क्या आप इसका केस भी बना दोगे मेरे लिए? अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक सरप्लस फंड्स क्या रखाएगा? कम। इससे लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? वो कहेगा यार आरबीआई पे पैसा रखवा के फायदा क्या, पैसे इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा, तो मैं ज्यादा पैसा किसको देता हूं? पब्लिक को।
मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और ओवरकम होगा रिसेशन या डिफ्लेशन। चलिए भाई जल्दी से बेटा ये नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास खत्म। मैंने 3 पॉइंट कराए हैं, बाकी के जो लिस्ट में 4 पॉइंट है और अलग से 3 पॉइंट, वो सारे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास मनी मार्केट की लास्ट क्लास होगी, शायद 7th या 8th क्लास होगी अगली वाली। 7 लेक्चर हमने लगाए, शायद 8, पूरा टॉपिक 10 नंबर का फिनिश कर दिया। फ्राइडे को आपसे मिलते हैं, मनी मार्केट खत्म करेंगे, फिर सीए वालों का संडे को स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम, और मंडे को स्टार्ट करेंगे, संडे को इंडियन इकोनॉमी, मंडे को नेशनल इनकम, और दोनों पैरेलली चलता रहेगा। बेटा किसी को कोई डाउट तो बताओ यार प्लीज, पीछे वाले। भव्या बेटा क्लियर है? अवनीश इधर सर पीछे लास्ट में आपको क्लियर है? हिमांशु इधर, हर्षित भाई, रहमान भाई, अनन्या जी, हाँ जी मैम। मैम आरबीआई जो है ना, उसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है ना, यही तो बात है ना। अब अगर इसके पास सरप्लस फंड पड़ा रह गया तो ये तो आगे लोन दे देगा। अगर आरबीआई चाहता है कि लोन ना मिले तो उसे रेट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो अपना सरप्लस फंड कहां रखे? आरबीआई के पास रखे। अगर वो चाहता है कि पब्लिक मनी सप्लाई बढ़े, यार सही है, पैसा पब्लिक के पास जाए, तो क्या कहेगा? भाई मैं कोई इंटरेस्ट नहीं देता, मेरे पास मत रखवाना सरप्लस फंड, तो वो लोन दे। मतलब आरबीआई क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेगा कि रेट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। आरबीआई ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है। क्योंकि अगर मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं करी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही तो कहानी है ना सारी। चलिए बेटा अगली क्लास में हम इसके बाकी पॉइंट्स करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। परसों इसकी लास्ट क्लास होगी फॉर सीए स्टूडेंट, मनी मार्केट खत्म हो जाएगा। सीएमए वालों के लिए एक चैप्टर और बचेगा, वो हम बाद में देखेंगे आराम से। संडे वनडे बुलाता हूं तुम्हें, वो भी 1-2 क्लास का है, थ्योरेटिक है, वो ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा किसी को कोई डाउट